नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में एक सवाल पूछेंगे आज हम। क्या चेतावनी से मानेगा पाकिस्तान? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत का डिफेंस सिस्टम भेदने की नाकाम कोशिश की थी। हमारी सेना ने उसे करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की गई तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है। दरअसल कराची का जिक्र करके रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो भारत के पास समुद्री मार्ग से भी महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाने बनाने की क्षमता है। यह बयान न केवल सीमा सुरक्षा पर भारत के दृढ़ संकल्प को दिखाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भारत अब किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने विजयादशमी के मौके पर गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इसके बाद भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहे, जहां चाहे और जैसे भी चाहे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद भी सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक से सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत को बताता है। नीयत जो भी हो, इस चेतावनी से यह स्पष्ट है कि अब भारत पाकिस्तान के किसी भी नीयत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और पाक ने यदि हिमाकत की तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा, यह कहकर साफ तौर पर उसे चेतावनी दे दी गई है। लाहौर नहीं, अब तो संभवतः कराची की भी बारी हो सकती है। तो सरक्रीक पर पाक की नीयत जो है वह स्पष्ट है, वहां पर बढ़ते उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से। लेकिन यदि वह इस इलाके में कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना सब मुस्तैद खड़े हैं और जवाब तो दे ही दिया जाएगा। चलिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कच्छ का वह इलाका, और वहां पर से उन्होंने अपनी इस आवाज़ को बुलंद किया है ताकि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आवाज़ को सुन लें और सुनकर समझ लें कि यदि इस बार फिर से कोई हिमाकत करने की कोशिश की गई तो फिर अब लाहौर नहीं, कराची की बारी होगी। ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने जिक्र किया और इस जिक्र करके उन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तानी सेना ने हमारे एरिया में हमें तंग करने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम थी और नतीजतन उसके तो पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ही भेद दिया गया, यानी खोल कर रख दिया गया। इस चेतावनी के क्या मतलब हैं, मायने हैं और क्या वाकई यह चेतावनी पाकिस्तान सुनेगा, इसी पर आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं।
हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत शर्मा साहब आपके साथ। पाकिस्तान की बात तो सब जानता ही है, सबसे मेरा मतलब पूरा विश्व। भारत उसे चेतावनी दे तो रहा है, लेकिन वह अपनी हरकतों से कहां बाज आता है। लेकिन क्या यह चेतावनी इस बार असर करती हुई नजर आएगी? क्योंकि यदि नहीं तब तो फिर लाहौर तो भूल ही जाइए, अब तो कराची की बारी हो जाएगी। शर्मा साहब। कुणाल जी, पाकिस्तान के बारे में जैसा आपने कहा है कि पूरा विश्व जानता है, लेकिन पाकिस्तान विश्व उसके बारे में क्या सोचता है इसके ऊपर उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। अभी आप देख लीजिए, लास्ट फ्राइडे को यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के अंदर उनके प्रधानमंत्री छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे कि हमने जो है भारत को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हराया, हमने उसके 26 ठिकाने बर्बाद किए, हमने उसके 6 जहाजों को गिराया। ये एक प्रकार की अलग से जो है अपने बारे में बड़बोला बोलना। और उसके साथ साथ एक दूसरा जो बड़ा उदाहरण बना हुआ है इनका, मोहसिन नकवी जो है, कहने के लिए वो गृह मंत्री है, पीसीबी का वो चेयरमैन है, वो जो है एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग जाता है। तो आप इस प्रकार के लोगों से जब बातचीत करते हैं तो आपको भी उन्हीं के स्टैंडर्ड के बराबर आके बात करनी चाहिए। अब आती है बात आपने जो कही। देखिए, मैं एक सैनिक होने के नाते कहूंगा कि भारत के द्वारा दी गई चेतावनी के ऊपर पाकिस्तान आत्ममंथन करेगा। सिर्फ वो उनकी जो पाकिस्तान आर्मी का टॉप ब्रास है, जब उनका जो सेना और राजनीतिक नेता हैं, उनको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनको किस प्रकार से हार का सामना करना पड़ा। अब आ जाती है बात सर क्रीक की। देखिए साहब, ये एक ऐतिहासिक डिस्प्यूट है जिसका नींव रखी थी 1914 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने, जब उन्होंने कच्छ और सिंध के बीच के अंदर की ये जो समुद्र की रेखा को निर्धारित किया था। उसके बाद 1947 आया, सिंध चला गया पाकिस्तान के अंदर, कच्छ हमारे पास ही है, हमारे देश का हिस्सा है। और ये जो है डिस्प्यूट चलता रहा और चरम सीमा पर पहुंचा 1965 के युद्ध से पहले। युद्ध के दौरान नहीं, युद्ध के पहले इसने हिमाकत की और इसे मुंह की खानी पड़ी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने और हमारे बाकी सेनाओं ने इनको अच्छे से कर दिया। उसके बाद जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने भी 1968 के अंदर अपना फैसला सुना दिया गया, जो कि भारत के पक्ष में था, काफी हद तक था। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी मिट्टी का बना हुआ देश है जहां उसके जो एलीट ग्रुप इस प्रकार के हैं कि वो किसी भी समझौते को मानने के लिए तैयार ना होंगे। और बीच बीच में कोई बातचीत हुई है, लेकिन 2008 के बाद और अभी तक जो है इसके ऊपर किसी प्रकार की वार्ता या समाधान ना हो। हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारा स्टैंड है कि हम जो है सेंट्रल रेखा जो है उससे जो है इस तरफ का इलाका जो है वो भारत का, उसके अंदर हमारा अधिकार है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है और बाकी हमारे वहां पे संसाधन है। लेकिन पाकिस्तान की देखिए, वो कहता है कि पूरा ईस्टर्न जो बाउंड्री है इसकी सर क्रीक की, तो वो वहां तक अपने आप को वो क्लेम करता है, जो कि नहीं है। इस प्रकार की जो मैं अपने रक्षा मंत्री साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किस वनरेबल जगह से, जो कि बहुत नजदीक पड़ती है पाकिस्तान के बाद, वहां से जो है उन्होंने भारत का, भारतीय सेना का संकल्प बता दिया है कि अगर आपने किसी प्रकार की कोई हरकत की तो लाहौर तो हम पहुंच चुके हैं। 65 में हम लाहौर पहुंच गए थे, हमारे जो पूर्वज थे वो वहां पर जाके अपना चाय नाश्ता करके आ गए हैं। तो अभी हमें कराची पहुंचना, सर क्रीक के द्वारा जो है रास्ता कराची की तरफ भी जाता है। और इसके अंदर से कोई दो राय नहीं है कि ये इस प्रकार की जो वार्निंग है, जहां हमारी सरकार जो है इस समय बड़ी स्पष्ट बातचीत करती है। पहले क्या होता था कि परमाणु धमकियां देता था पाकिस्तान, तो शायद
उस समय की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया हो, चाहे 2008 में मुंबई अटैक हो। लेकिन अब की सरकार और अब की भारतीय सेना जो कहती है वो वट एवर दे से दे मीन इट। हम लोग जो है गीदड़ भभकियां, जब हम अमेरिका के अंदर जाके वहां पर हमारे नेता, जहां हमारे आर्मी चीफ वहां नहीं बात करते हैं कि अगर हम डूबेंगे तो हम अपनी पूरी आधी दुनिया को परमाणु बम से ले डूबेंगे। हम कुछ बातें करते नहीं हैं, हम यकीन करते हैं एक्शन के अंदर, और हमारे जो एक्शन होते हैं दे स्पीक अबाउट आवर स्ट्रेंथ और हमारे जो दृढ़ संकल्प हैं। हाँ। तो इस प्रकार की बातें जो हैं करना बहुत जरूरी है। और स्पेशली आज के दिन पूरी सेना के अंदर, मैं जितने बरस भी सेना के अंदर मैंने नौकरी की है, दशहरे के दिन जो है हमारा सबसे बड़ा फंक्शन, चाहे यूनिट लेवल है चाहे हायर हेडक्वार्टर लेवल है, सबसे पहले हम अपने कोच से, शस्त्रागार से अपने अस्त्र निकालते हैं, मंदिर के अंदर या धर्मस्थल के अंदर आते हैं, पूरी यूनिट जो है उन अस्त्र और शस्त्रों की पूजा करते हैं, और उसके बाद जो है हमारा दशहरा शुरू होता है। तो दशहरे के अंदर ही हमारे रक्षा मंत्री साहब ने अपना वहां जाके शस्त्र पूजा भी की है, और साथ साथ हमारी सामरिक क्षमता और शस्त्र और अस्त्र की क्षमता हमने जो है उजागर कर दी है। जी कुणाल, ठीक बात कहा आपने, बिल्कुल उजागर कर दी, विश्व पटल पर उजागर कर दी। और सिंह साहब, अब कहाँ शब्दों के केवल बाण चलते हैं, अब तो वो वाले बाण भी चलते हैं जो शब्दों से भी ज़्यादा चोट करते हैं। पाकिस्तान को इसका एहसास है, फिर भी वो अपनी हिमाकत से बाज नहीं आता है। यह भी बिल्कुल सिद्ध हो चुका है हर बार। सर क्रीक का वह इलाका, वहाँ से डिफेंस मिनिस्टर की यह चेतावनी, डायरेक्ट पाकिस्तान को मैसेज, चाहे वह यूएन में कुछ भी कहे, लेकिन इस बात को कितनी गंभीरता से वह लेता है, वीज़ा-वीज़ वह जानते हुए कि वहाँ पर उस इलाके में वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहा है। हमें कितनी सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमारी इन बातों से उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए कुणाल जी, हमारे रक्षा मंत्री ने अब हमारी सेना के उत्साहवर्धन के लिए जो बातें कही, और वो ऐसे समय में कही है जहां शस्त्र पूजा का दिन था, और भारत जिस तरह का समाज है वहाँ शस्त्र वो शक्ति का प्रतीक है, उसकी पूजा होती है, धन दौलत की देवी है उसकी भी पूजा होती है, ज्ञान की देवी की भी पूजा होती है। तो इन सब का संतुलन होता है तब समाज चलता है जी। तो हमारे रक्षा मंत्री ने जो गुजरात से मैसेज दिया है, क्या उसको लेके भारत कोई एक्शन प्लान कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि भारत अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेके इस वक्त एक्शन प्लान कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। लेकिन उत्साहवर्धन किया है, भारत कमजोर नहीं है, भारत की स्थिति का संदेश पाकिस्तान को भी दिया और पूरी दुनिया के लिए ये संदेश है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कराची का रास्ता है वो सर क्रीक होते हुए जाता है, तो कराची तक भी भारत की सेनाएं जा सकती हैं। तो ये मैसेज तो क्लियर कर दे दिया। लेकिन क्या दूसरा सवाल आपका है, क्या पाकिस्तान पे असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के आज जिस तरह के हालात हैं, हर जगह विद्रोह हो रहा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में लंबे समय से चल रहा है, बलूचिस्तान पे आप और हम बहुत बार बातचीत कर चुके हैं, सिंध में भी। केवल पंजाब एरिया ऐसा है जहाँ पे कोई विद्रोह की स्थिति नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पंजाब पूरे पाकिस्तान को डोमिनेट करता है, तो पंजाबियों को कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं पाकिस्तान के पंजाब को, इसलिए वहाँ विद्रोह नहीं है। अब इस तरह की विद्रोह की स्थिति है तो पाकिस्तान अपने आप को यूनाइटेड कैसे रखे? तो पाकिस्तान को पूरे आवाम को ये दिखाना कि कोई हमारा बहुत बड़ा एनिमी है, वो हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत को एक दुश्मन के रूप में इतना प्रचारित किया जाए कि हमारा पाकिस्तानी राष्ट्रवाद है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इस्लाम के नाम पे हम राष्ट्रवाद बनाना चाहते थे, वो सफल नहीं रहा, वो असफल हो चुका है। 71 में प्रूव हो चुका है और अभी भी प्रूव हुआ है। क्योंकि अगर इस्लाम राष्ट्रवाद का आधार होता तो बलूचिस्तान में विद्रोह नहीं होता, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होता, सिंध में जो सिंध देश की मांग कर रहे हैं वो नहीं होती, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी नहीं होता। तो वो तो फेल हो गया।
अब वो नेगेटिव है कि वो है कि भारत को दुश्मन के रूप में पूरी जगह प्रचारित किया जाए, दुनिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। अब पाकिस्तान की स्थिति ये बन गई कि पाकिस्तान ने जो अभी पिछले कुछ महीनों से जो डेवलपमेंट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उधर बुनियाद मरसूस हुआ, उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री फिर से हावी हो गई है। पहले पाकिस्तान में ऐसा हम अनुमान लगा रहे थे, ऐसा कयास लगा रहे थे कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया धीरे धीरे मजबूत हो रही है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान को जेल में डाला गया उससे लग रहा था कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सही ढंग से काम नहीं कर रही है। फिर भी ये मान के चल रहे थे कि सेना का प्रभाव उतना नहीं होगा, जो कि पाकिस्तान के पूरे जीवन में आधी बार सेना का शासन रहा है। लेकिन अब सेना का शासन वापस होता लग रहा है मेरे को। तो सेना जिस तरह की हावी हो रही है और उनके सामने पूरे पाकिस्तान के आवाम को एक साथ रखने का एक ही रास्ता है कि भारत को किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाए और भारत के मामलों में संभव हो तो हस्तक्षेप भी किया जाए, एक प्रोक्सी वार के रूप। क्योंकि पाकिस्तान को ये मालूम है प्रत्यक्ष वार में पाकिस्तान नहीं जीत सकता, कन्वेंशनल वार में तो किसी भी रूप में। हम न्यूक्लियर पावर को लेके कह सकते हैं कि दोनों में पैरिटी है, लेकिन कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान भारत के बराबर नहीं है। तो वो प्रोक्सी वार की स्ट्रेटेजी बना के सब कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना चाहते हैं। और उसी का पार्ट आपने कहा कि सर क्रीक के आसपास वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर के थ्रू भारत के की साइड में कहीं न कहीं हस्तक्षेप की गुंजाइश बन जाती है तो ठीक है। और यहाँ तक नहीं है, देखिए अभी जो मई में जो घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर वाली, उसको उन्होंने वहाँ की स्कूल की किताबों में कर दिया कि पाकिस्तान जीत गया है, दुश्मन को नाकू चने चबा दिए हैं, हरा दिया है। वो स्कूल की किताबों में रख लिया है उन्होंने यहाँ तक की। तो इस तरह का जो वो राष्ट्रवाद बना रहे हैं, इस्लाम वाला फैल हो गया है। तो भारत विरोधी एकमात्र पाकिस्तान के सामने रास्ता है, जो पाकिस्तान उस रास्ते से मजबूत तो नहीं होगा लेकिन यूनाइटेड रह सकता है। लेकिन जो प्रजातांत्रिक तरीके से करेंगे तो वो यूनाइटेड नहीं हो सकता, क्योंकि हर समुदाय की अपनी अपनी शिकायतें हैं। जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो कह रहे हैं कि हम किसी इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध नहीं है, हम किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है, हम तो हमारी बहबूदी चाहते हैं, हमारे अधिकार चाहते हैं। हम तो हमारे को हमारे अधिकार नहीं दे रहे हो। और हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल है, इंटरनेट आपने बंद कर दिया। जो मीडिया वाले हैं, जो बात दुनिया के सामने सही चीज लाते हैं, उनको आप नहीं आने दे रहे हैं। तो अपने ही लोगों पे इस तरह से मिलिट्री से आप अत्याचार कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर मिलिट्री कमजोर होगी पाकिस्तान में और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होगी तो ये सब अलग अलग होंगे। इसलिए अब वो मिलिट्री ये चाहती है कि पाकिस्तान को एक यूनाइटेड रखने के लिए एक तो सेना का कंट्रोल हो, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल कमजोर हो। दूसरा ये कि भारत को दुश्मन बनाए और किसी को दुश्मन बना नहीं सकते। तो भारत को दुश्मनी को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, जिससे पाकिस्तान को हम यूनाइटेड रख सके। नहीं तो पाकिस्तान तो इस तरह की स्थिति में कभी भी टुकड़े हो सकते हैं। आज जिस तरह का विद्रोह का माहौल बना हुआ। जी कुणाल, ठीक बात आपने बहुत इलैबोरेटली इस बातों को बताया, विच फोर्सेस मी टू आस्क शर्मा साहब कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या करेगा। मतलब अब हमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की भी ज़रूरत है क्या, क्योंकि वहाँ पर तो सेल्फ सस्टेनेंस अपने खुद के लिए माहौल बनाने रखने के लिए भी भारत को दुश्मन की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्या हमें अभी भी उतना ही सतर्क और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है? कुणाल जी, भारत को एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हमें 24/7 जो है चौकन्ना रहना है। उसका मैं एक सैनिक होने के नाते एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए साहब, हमारा अगर एक जवान की भी हानि होती है, चाहे वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है या किसी और कारणवश हानि होती है, तो उसको जो है चेन ऑफ कमांड के अंदर बहुत सीरियसली लिया जाता है कि कैसे एक जवान जेसीओ या अफसर की डेथ हो गई है, किन सर्कमस्टांसेस में, क्या रूल पोजीशन फॉलो की गई थी या नहीं। तो सारांश में यह है कि हम लोग बहुत सीरियस हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान आर्मी की तरफ देखते हैं तो उनमें जो है अफसरों का जो है अपने सबऑर्डिनेट के प्रति किसी प्रकार का
कोई लव लॉस्ट नहीं है। और ये मत समझिए कि पाकिस्तान आर्मी जो है वहां पर हावी हो रखी है। पाकिस्तान का जवान की सोच अलग है, उनके जूनियर कमीशन अफसर की सोच अलग है, और पाकिस्तान का जो टॉप ब्रास है, जिसे आप 10 या 12 सीनियर अफसर कह सकते हैं, जो कोर कमांडर 10 कोर कमांडर हैं, या आर्मी चीफ हो गया, या बाकी डीजी ISI वगैरह हो गए, इनकी सोच अलग है। तो हमें जो है हर हालत के अंदर पाकिस्तान नाम के एक कंट्री से हमें सचेत रहना है। और जहां तक मैं समझता हूं कि भारत की सरकार और भारत की सेना इसके बारे के अंदर टाइम टू टाइम जो है अपनी प्लानिंग को रिहर्स करते हैं, बाकी रीडिप्लॉयमेंट या जो भी कुछ कार्रवाई होती है वो करते रहते हैं। अब एक करोड़ी साहब ने ये बताया बात, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं सिर्फ उसमें ऐड करना चाहता हूं कि भारत को दुश्मन बना के वो अपनी आवाम को एक प्रकार से मिसगाइड करते हैं, और ताकि कम्युनिकेशन का तो कोई साधन है नहीं। भारत के पूरे टीवी चैनल्स जो है वहां पर बैन हो गए हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक्चुअल सिचुएशन आ जाती है। देखिए साहब, 7 मई से पहले और 10 मई के बाद क्या बदलाव है। 7 मई से पहले भी तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बुरी तरह से पिट रही थी, चाहे वो उनकी ट्रेन को हाईजैक करना, चाहे वो TTP वाले हैं, चाहे खैबर पख्तूनवा में हैं, सिंध प्रदेश से अलग से आवाजें उठती आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आम जनता जो है वो डर के मारे जो है पाकिस्तान आर्मी से डरती होगी, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो पाकिस्तान आर्मी की इज्जत करती है तो मुझे इसके अंदर से प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। आर्मी से तो आप देख लीजिए, शायद 9 मई 2023 को क्या तांडव किया था सिविलियन ने। लाहौर के अंदर कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जितनी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट थी उनके ऊपर किया। POK के अंदर आप हाल देख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं, किस प्रकार से उनके रेंजर्स और उनकी आर्मी को किस प्रकार से सिविलियन बुरी तरह से पीट रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि इनका कंट्रोल है, पर यस, मैं इस बात से सहमत हूं, करोड़ी सर के सहमत हूं कि वो भारत के साथ कोई ना कोई ऐसी शरारत करेंगे जिससे भारत रिएक्ट करेगा। और उस समय जो है जो मेन मुद्दे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, बाकी संसाधन है, उनसे जो है एक प्रकार से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अब ये दूसरी इनकी जो सोच है, खैबर पख्तूनवा के अंदर KPK एरिया के अंदर ये पाकिस्तान आर्मी और ISI ने वहां पर टेररिस्ट कैंप जैश-ए-मोहम्मद के और हिजबुल मुजाहिदीन के वहां पर कैंप एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमारे प्यादे हैं ये लड़ाई करेंगे BLA और TTP के साथ। लेकिन हमेशा ये समझना चाहिए कि टेररिस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, जो ग्राउंड लेवल का टेररिस्ट होगा वो हमेशा जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के टेररिस्ट के प्रति उसकी एक सिंपैथी होगी, उसकी एक सोच उस प्रकार से होगी। और आने वाले दिनों में कुणाल जी आप देख लेना, चाहे महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद जब कभी हम डिस्कशन करेंगे, तो यही जो टेररिस्ट हैं, चाहे वो HM के हैं, चाहे जैश के हैं, TTP के हैं या BLA हैं, ये सब मिलकर एक प्रकार से पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दोबारा उनको नुकसान पहुंचाएंगे और उनके लिए प्रॉब्लम करेंगे। और लास्ट पॉइंट में बड़ा मतलब पाकिस्तानी अगर वो नागरिक अगर कहीं सुन रहे होंगे तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, यार तुम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर किस प्रकार का गर्व कर रहे हो। वो उनको अपने पाकिस्तान आर्मी को अपने आप अपनी वीरता के ढोल नगाड़े बजाने दो। अरे भाई, जो आर्मी पाकिस्तान आर्मी जो है आपका BLA, TTP और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से बचाव नहीं कर सकती है। पूरे के पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर है कि एक ट्रेन हाईजैक हो गई और आपको पता नहीं ट्रेन कहाँ, और आप जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान आर्मी उनको मदद करेगी। क्या मतलब क्या ही मुझे हिंदी में वो लॉजिक मुझे वो शब्द नहीं आ रहा कि क्या है जो। अरे पाकिस्तानी भी हंस रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप देखिए। ठीक है, तो किस प्रकार की बात है। खैर एनीवे, ठीक नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि आपने इंगित फिर से कर ही दिया कि पाकिस्तान से तो हमें सतर्क रहने की जरूरत ही है। करोड़ी सिंह साहब,
वक्त कम है, लेकिन फिर भी एक क्लोजिंग कमेंट आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा। केवल पाकिस्तान से ही सतर्क रहने की ज़रूरत है या उन देशों से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है जो वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान के साथ साइड लेते हुए नज़र आ जाते हैं? देखिए कुणाल, आपने क्लोजिंग कमेंट के लिए कहा है, मैं दिनेश जी से बहुत सी बातों से सहमत होते हुए एक चीज कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का आवाम न तो जिहादियों की इज्जत करता है, न वहाँ की सेना की बहुत ज्यादा इज्जत करता है। अगर पिछले इलेक्शन का हम अध्ययन करें चुनाव में, जिहादियों को कितना वोट मिला? कुछ भी नहीं मिला। और इसी तरह से इमरान खान को जेल में डाल के जिस तरीके से चुनाव कराए और सेना की भूमिका रही, वहां का आवाम बिल्कुल खुश नहीं है। तो मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वो इज्जत करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री हाईली फ्रेगमेंटेड है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ऑफिसर्स का लाइफ अलग है, बेचारे जवानों की लाइफ अलग है। लेकिन उसके विपरीत भारत की सेना है, पूरी तरह से प्रोफेशनल है। भारत की सेना की कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, पॉलिटिसाइज नहीं है। तो पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से, वहां की मिलिट्री पॉलिटिसाइज्ड है। तो भारत के लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसीलिए भारत की मिलिट्री है वो कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं रखती है, इसलिए 24/7/365 एक्टिव रहती है। लेकिन हमारी जो कूटनीति है और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं कहूंगा उसको हमें थोड़ा सा मंथन करके रिवॉर्म करने की जरूरत है, पाकिस्तान को लेके भी। और जो पाकिस्तान के दूसरे मित्र देश हैं, जो पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, उनको लेके हमें हमारी कूटनीति को रिवॉर्म करने की और कुछ मंथन करके, रेट्रोस्पेक्ट करके कुछ उस तरीके से रीडिजाइन करने की जरूरत मुझे एहसास हो रहा है। सेना हमारी सेना को लेके कोई संदेह नहीं, किसी रूप में कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि टोटली प्रोफेशनल आर्मी होना ये बहुत कम देशों में है, कुणाल जी। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन हमें अपनी कूटनीति है और फॉरेन पॉलिसी है, उसको हमें थोड़ा सा रिवॉर्म करना की जरूरत है। जी बिल्कुल ज़रूरत है, वो ज़रूरत हमेशा बनी रहती है, उसे हमेशा प्रैक्टिस किया जाना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।